रहस्य और रोमांच। किले पर आतंक। भारत एक ऐसा देश है जहां कई किले हैं। उनमें से कई अनादिकाल से अस्तित्व में है और उन्होंने देश के इतिहास को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में महाराष्ट्र राज्य ऐसे कई किलों का घर है। इनमें से कई सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है और विशेष रूप से मानसून और सर्दियों के मौसम में ट्रैकिंग करने वाले लोगों के लिए स्वर्ग हैं। चूंकि ये किले वर्चस्व के लिए युद्धरत गुटों के बीच लड़ाई के दौरान बड़े पैमाने पर मौत, विनाश और नरसंहार का दृश्य देख चुके हैं, इनमें से कुछ किलों की प्रेतवाधित होने की प्रतिष्ठा भी है। यह घटना 90 के दशक की शुरुआत में हुई, जब मैं कॉलेज में था। दिसंबर का महीना था और परीक्षाएं अभी खत्म हुई थी। नया कार्यकाल शुरू होने से पहले हमारे पास कुछ हफ्ते थे। हम में से 4 अर्थात मैं, पारू, निखिल और कन्नू ने सामान्य रूप से प्रकृति का आनंद लेने, आराम करने के लिए पुराने निर्जन किलों में से एक के लिए रात भर की यात्रा पर जाने का फैसला किया। हमने किले के प्रेतवादित होने की कुछ कहानियां सुनी थी, लेकिन फिर भी केवल अनुभव के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया। यह किला मुंबई से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और समुद्र तल से लगभग 1400 मीटर ऊपर है। इस किले के लिए 6 घंटे का पैदल ट्रैकिंग का रास्ता है। हम सुबह लगभग 7 बजे शुरू हुए और किले में रात बिताने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। निखिल एक गैस स्टोव और खाना पकाने के लिए आवश्यक अन्य खाद्य सामग्री लाया था। हमने उस रात बाद में बारबेक्यू की भी योजना बनाई थी। मौसम बहुत सुहावना था और ठंडी हवा ने वास्तव में हमें तरोताजा कर दिया और ट्रैक को कम थका देने वाला बना दिया। हम दोपहर करीब 1 बजे किले के द्वार पर पहुंचे। किले पर हमारे जैसे कुछ अन्य ट्रैकर्स भी थे। वे बहुत मिलनसार थे और हम जल्द ही बातें करने लगे। उन्होंने हमें बताया कि वे पहले भी कई बार किले की चढ़ाई कर चुके थे, लेकिन हमेशा सूर्यास्त से पहले ही निकल जाते थे। जब हमने उन्हें रात भर वहां रुकने की अपनी योजना के बारे में बताया तो वह चिंतित दिखे और हमें भूतों और भूतों की रिपोर्ट के बारे में बताया जो पहले बताई गई थी। जब उन्होंने पाया कि हम वहां रात बिताने के लिए दृढ़ हैं, तो उनमें से एक ने जोर देकर कहा कि हम किले के प्रवेश द्वार पर स्थित मंदिर में रहें, जिसे स्थानीय लोग सुरक्षित मानते थे। किले के दृश्य लुभावने थे और पारू ने निखिल के साथ प्रकृति की बेहतरीन तस्वीरें खींची। दोपहर के भोजन के बाद हमने कुछ देर आराम किया और चारों ओर देखने लगे। ऐतिहासिक महत्व की बहुत सारी वस्तुओं के साथ किला विशाल था। हमने एक तालाब भी खोज लिया जो पीने और खाने पकाने के लिए आवश्यक पानी की हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला था। शाम के 6 बज रहे थे और सूरज लगभग अस्त हो चुका था। हमारे ट्रैकर दोस्त 1 घंटे पहले हमें शुभकामनाएं देकर जा चुके थे। हमने अपना सामान पहले से ही मंदिर के पास रख दिया था, जहां हम खाना बना सकते थे और रात के खाने के बाद रात बिता सकते थे। मेरे दोस्तों को अचानक तालाब में जाने और अच्छी तैराकी का आनंद लेने का ये पागल विचार आया। हालांकि मैं एक अच्छा तैराक हूं, मैं डर रहा था क्योंकि अंधेरा हो रहा था और पानी अज्ञात था। इसमें शामिल होने के तत्व ने मुझे उनके साथ शामिल होने से रोका और मैं बाहर बैठकर ईर्ष्या से उन्हें इधर उधर तैरते हुए देख रहा था। तभी कुछ अजीब सा हुआ। कन्नू ने महसूस किया कि कुछ उसके पैर को पकड़ रहा है और उसे पानी में खींच रहा है। उसने तुरंत अपने आप को मुक्त कर लिया, पर वो भयभीत दिख रहा था। चिंतित होते हुए भी हमने उसे
समझाने की कोशिश की कि उसका पैर पानी की काई में फंस गया होगा। मैंने सभी को तुरंत बाहर आने के लिए कहा था कि हम वापस जा सके और रात के खाने की तैयारी शुरू कर सके। हमारे शिविर की ओर चलते हुए कन्नू ने हमें बताया कि उसे अचानक बहुत ठंड लग रही थी और वो कांपने लगा। जब तक हम मंदिर पहुंचे उसके दांत चटक रहे थे और उसे तेज बुखार हो गया था। हम सभी को यह देखकर आश्चर्य हुआ क्योंकि कन्नू एक मजबूत आदमी है जो शायद ही कभी बीमार पड़ता है। हमने जल्दी से मंदिर के अंदर उसके लिए एक बिस्तर तैयार किया, उसे गर्म रखने के लिए कुछ कंबल से ढक दिया और उसे कुछ दवा दी। कन्नू कुछ देर के लिए बेतुकी बातें कर रहा था लेकिन जल्दी ही सो गया। फिर हमने अपने खाने की तैयारी शुरू कर दी। बारबेक्यू की योजना रद्द कर दी गई थी और हमने चावल और दाल से युक्त एक साधारण रात का खाना खाने का फैसला किया। लगभग 10 बजे तक हमने अपना रात का खाना समाप्त कर लिया, जिसका स्वाद बहुत अच्छा था क्योंकि हम सभी अपने लंबे कठिन दिन के बाद वास्तव में भूखे थे। हम तीनों मंदिर के पास जाकर बैठकर बातें करने लगे और जल्दी ही विषय उन भूतों पर चला गया जो पहले बताए गए थे। निखिल भूतों में पूरी तरह से विश्वास नहीं करता था और रिपोर्टों का उपहास करता है। उसने हमें यह भी बताया कि वह तुरंत तालाब में जा सकता है, धूम्रपान का आनंद ले सकता है और बिना किसी डर के आधा घंटा वहां बिता सकता है। मेरी मिन्नतों के बावजूद वो ठीक आधे घंटे में लौटने का वादा करके हमें छोड़कर तालाब की तरफ चला गया। पारू और मैं पूरी बात को लेकर चिंतित थे लेकिन मदद नहीं कर सकते थे। हम किले से मनमोहक दृश्यों के बारे में बातें करने लगे और निखिल के बारे में भूल गए। समय तेजी से बीतता रहा और जब मैंने अपनी घड़ी पर नजर डाली तो रात के 11:15 बज रहे थे। निखिल को गए हुए लगभग 1 घंटा हो गया था और हमने उससे कुछ नहीं सुना था। उसके गैर जिम्मेदार व्यवहार से चिढ़कर और उसकी भलाई के बारे में चिंतित होने के साथ ही हम तुरंत उसे ढूंढने लगे। जैसे ही हम तालाब के पास पहुंचे हमने निखिल को पानी के पास पड़ा देखा। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे उसे नींद आ गई हो। जब हम पास आए तो मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। मेरा विश्वास करो, मैंने आगे जो देखा वो अभी भी मुझे भयभीत कर देता है। वो अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था, उसकी आंखें खुली हुई थी जैसे कि एक समाधि में सीधे आकाश की ओर देख रहा हो। सबसे बुरी स्थिति के डर से हमने उसे जोर जोर से हिलाया और उसे उसकी मूर्छा से बाहर निकालने की कोशिश की। सौभाग्य से वह जाग गया और ठीक लग रहा था। उसे बहुत पसीना आने लगा और उसने हमें बताया कि वास्तव में क्या हुआ था। उसने बताया कि मंदिर से निकलने के बाद वह तालाब पर आया और दृश्य का आनंद लेने लगा था। उसे अचानक लगा कि वह अकेला नहीं था। उसने झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ देखा। उसने अपने डर को दूर करते हुए खुद से कहा कि वो एक आवारा कुत्ता हो सकता था जिसने किले को अपना घर बना लिया। उसके दिमाग में यह भी आया कि शायद पारू और मैं उसके साथ शरारत कर रहे थे। उसने हलचल को नजरअंदाज कर दिया और धूम्रपान करने लगा। उसे अचानक अपनी गर्दन पर एक बर्फीला ठंडा हाथ महसूस हुआ। वह तुरंत पीछे मुड़ा और उसने देखा कि एक लाल साड़ी पहने एक महिला थी, बुरी तरह विकृत। उसके चेहरे पर बिखरे बाल और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान सीधे उसे देख रही थी। जब तक हमने उसे जगाया तब तक उसे कुछ याद नहीं था कि बाद में क्या हुआ था। निखिल के गर्दन पर 3 उंगलियों की रूपरेखा साफ दिखाई दे रही थी जहां ठंडे हाथ ने उसे छुआ था। बिना अधिक समय गंवाए हम मंदिर की ओर भागे। कन्नू को गहरी नींद में सोते देखकर हमें राहत मिली। मेरी घड़ी ने समय 12:30 बजे का दिखाया। हमने मंदिर में प्रवेश किया और अंदर से सुरक्षित रूप से दरवाजा बंद कर लिया। जो कुछ हुआ था उसके बाद हम सभी स्पष्ट रूप से परेशान थे। भारी थकान के कारण हम सोने ही वाले थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं हुई लेकिन दस्तक फिर भी जारी रही, पहले धीरे धीरे और बाद में और तेज हो गई। कोई मंदिर के दरवाजे खिड़कियां पीट रहा था। हमने एक महिला की आवाज सुनी जो हमें गाली दे रही थी और हमें बाहर आने की चुनौती दे रही थी। निखिल ने धीरे से खिड़की खोलकर यह देखने की कोशिश की कि वह कौन है। वहां कोई देखने वाला नहीं था लेकिन हमें महिला के
अपशब्द की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। करीब 20 मिनटों के बाद दस्तकों की आवाज बंद हो गई। हमने सोचा कि बुरा समय समाप्त हो गया था, पर सब कुछ फिर से शुरू हो गया। इस बार लगभग 45 मिनट तक दस्तकें और गाली गलौज जारी रही और अंत में यह बंद हो गया। हम सब नर्वस हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि केवल एक चीज जो बाहर की बुराई को अंदर आने से रोक रही थी, वो थी मंदिर के अंदर देवता की उपस्थिति। हम में से कोई भी नहीं सो सका। हम सभी ने देवता के चारों ओर बैठकर इस तरह से कठिन प्रार्थना की जो हमने पहले कभी नहीं की थी। किले से सुरक्षित बाहर निकलना, उस समय हमारे दिमाग में एक ही बात चल रही थी। तभी सुबह करीब 6 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार ये एक आदमी की आवाज थी जो हमें दरवाजा खोलने के लिए कह रही थी। धीरे धीरे साहस जुटाते हुए मैंने खिड़की खोली और यह देखकर राहत मिली कि यह मंदिर का पुजारी था, जो हमेशा की तरह अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए वहां आया था। वो हमें वहां पाकर चकित रह गया, क्योंकि सूर्यास्त के बाद आमतौर पर किले में कोई नहीं रहता था। हमने पंडित जी को हमारी पिछली रात की कहानी बताई और उन्होंने पुष्टि की कि कुछ अन्य लोगों को भी वहां रात बिताने के दौरान वैसे ही अनुभव हुए थे। उसने हमें बताया कि वो बचपन से ही किले में रह रहा था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किले के अंदर कुछ भी अजीब अनुभव नहीं हुआ था। हमारी परीक्षा की शुरुआत के बाद से कन्नू एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो मंदिर के अंदर आराम से सो रहा था और एक बार भी नहीं उठा था। वास्तव में जब हमने उसे सुबह जगाया तो वो पिछले दिन की तरह फिट और ठीक महसूस कर रहा था। उसे मंदिर के अंदर की हमारी परीक्षा का बिल्कुल भी स्मरण नहीं था। हमने जल्दी से अपना सामान पैक किया और तुरंत वापस चलने लगे। निखिल की किस्मत अच्छी थी कि वह बाल बाल बच गया। इस घटना ने उस पर गहरी छाप छोड़ी और घटनाओं को देखने के उसके नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया था। वो जल्दी ठीक हो गया और 1 हफ्ते के भीतर उसकी गर्दन पर निशान गायब हो गए। कन्नू को अभी भी कुछ याद नहीं है जब हम तालाब से बाहर आए और अगले दिन सुबह तक। पारू और मैं अब भी कभी कभी मिलते हैं और कभी कभी चर्चा करते हैं कि अगर हम उस रात मंदिर का दरवाजा खोलते तो क्या होता। बहुत बहुत शुक्रिया।